सो अगेन जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों दिस इज CISF ACLD से एग्जाम का पोस्टमार्टम एनालिसिस वीडियो राइट। और लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो लास्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ज्योग्राफी राइट। और ज्योग्राफी में यूपीएससी ने 14 क्वेश्चंस पूछे थे लगभग, जिसमें 90% क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली विद द हेल्प ऑफ NCERT एंड विद द हेल्प ऑफ PYQs आप इजीली सॉल्व कर पाओगे राइट। सो अब इस वीडियो की अगर बात करें तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर पॉलिटी, ठीक है। और पॉलिटी में लगभग यूपीएससी ने 11 क्वेश्चंस पूछे हैं और 11 में से कम से कम या पूरे 100% क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कंप्लीटली क्या है, डूएबल कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, आप आराम से करोगे। सो वीडियो में को एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप कोई सा भी एग्जाम कवर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका सिविल सर्विसेज टारगेट है, CDS है, NDA CISF है, इट रियली डजेंट मैटर, क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रहा है CISF में वो एक ना एक दिन इन एग्जाम्स में जरूर आएगा, जो आपका एग्जाम है, NDA हो, CDS हो, CISF हो, CAPF हो राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार CISF में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स। अब बताओ, ये जो टॉपिक है ये हर एक एस्पिरेंट पढ़ के नहीं जाता, मैं अच्छे से जानता हूँ। वो कब करेगा, जब उसने PYQs अच्छे से लगा रखे हो। तो हर एस्पिरेंट के लिस्ट में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स पढ़ना नहीं होता, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वो पढ़ के जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ के जाएगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ये टॉपिक कवर करके आप नहीं जाओगे। सो इसी तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने अपने सिलेबस में ऐड कर लो, क्योंकि वहां से आप क्वेश्चन बनने वाला है। सो आगे मूव ऑन करते हैं। So this is the small reminder of Prathamastra. So what is Prathamastra? It is a ultimate PYQ resources. Yes, अगर आपका भी अपकमिंग एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली CAPF वालों के लिए मैं खास तौर से कहूँगा, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल हाई टाइम है कि वो PYQs लगाना स्टार्ट कर दें। तो प्रथम अस्त्र उनके लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 6 PYQ बुक्स सब्जेक्ट वाइज, जो आके पूरी GS रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा, जिसमें आपको साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक एंड करंट राइट। तो ये सारे आपको 6 सब्जेक्ट वाइज बुक्स मिलने वाली है, जिसमें 15,000 प्लस आपको टॉपिक वाइज PYQs मिलेंगे। यस, टॉपिक वाइज PYQs मिलेंगे, जिसमें सारे यूपीएससी के एग्जाम्स कवर करे गए हैं और लगभग 170 पेपर्स को कवर करा गया है, ठीक है, प्रथम अस्त्र के अंदर। और इसका प्राइस रहने वाला है 1999, जिसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड है, ठीक है। तो प्रथम अस्त्र से रिगार्डिंग कुछ भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860288368 पे क्वेरी कर सकते हो, और या फिर मेरे टेलीग्राम नंबर कनेक्ट उस्मान पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑल्सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ओनली PYQs, पिन कमेंट बॉक्स में आप देख लेना, उसमें आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ से अपना दोस्तों एनालिसिस स्टार्ट होता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किससे पूछा, इट इज रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। अब देखो अगेन, फंडामेंटल ड्यूटी CDS NDA CISF CAPF सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है, लेकिन अगर मैं इसका PYQ सोर्स देखूं तो आप देख सकते हो कि CISF में पूछा, अगेन CISF में पूछा, और CISF में अगेन एट द सेम टाइम NDA CDS में भी पूछ रखा है। सो PYQ की हेल्प से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है? नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में नेशनल फ्लैग कवर्ड है, नेशनल एंथम कवर्ड है, बट नेशनल सॉन्ग इज नॉट कवर्ड, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो फर्स्ट ऑप्शन कटेगा। नेक्स्ट, रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यस, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें हमें एक जितनी भी प्रैक्टिस जिससे एक वुमेन की डिग्निटी को डेरोगेट किया जाता है, वो सारी प्रैक्टिसेस को हमें छोड़ देना है। इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। यस, ये ठीक है। एब्ज्योर वायलेंस, यस, एब्ज्योर वायलेंस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर CISF में आगे पूछा था, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एब्ज्योर वायलेंस। यस, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट, रेंडर मिलिट्री सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यस, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी, और यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री, एंड इसके आगे यही सेम चीज़ आती है कि हमें मिलिट्री सर्विस रेंडर करना पड़ेगा जब भी हमें बुलाया जाएगा। सो दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी। यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहले कौन सी कमिटी ने रिकमेंड करा था। नेक्स्ट, कौन से ईयर में आई थी। दूसरा, जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई थी। ये तीनों चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब यहाँ पे मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, ये टू डिफेंड द कंट्री,
जस्ट एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पर, टू डिफेंड द कंट्री वेन एंड रेंडर नेशनल सर्विस वेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये यहाँ पे मेंशन था क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ देखो, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये नेशनल ये फंडामेंटल ड्यूटी क्वेश्चन में अपने मेंशन थी, राइट। और लास्ट में देखो ये लिखा हुआ है टू एब्जॉर वायलेंस, और ये भी फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे मेंशन थी। अब इसके ऑप्शंस की अगर बात करूँ तो देखो ऑप्शंस में कुछ ना कुछ झोल है, क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाला है मेरे हिसाब से ड्रॉप्ड, ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, क्योंकि या तो यूपीएससी यहाँ पर नॉट पूछना चाह रहा था कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, या फिर यूपीएससी पूछना चाह रहा था कि कौन सी है। अगर है तो यहाँ पर 1 भी आना चाहिए था, 2 3 4 आंसर होता, 2 3 4 नहीं है, और यहाँ पे ओनली 1, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होने वाला है ड्रॉप्ड। बट स्टिल हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, तो ड्रॉप्ड हो कुछ हो इट डजेंट मैटर, हमारी ये काम का क्वेश्चन है। सो आई वुड आस्क यू कि आपको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम उसकी कैटेगरी बनाते हैं, तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, एनएचआरसी। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी है अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो पहला, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल गलत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यही सेम क्वेश्चन देखोगे एसओएलडीसी 2019-20 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरह की बॉडी है, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये पहला हो गया गलत। नेक्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज टू बी अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो ये हैज लिखा है ना, ये यहाँ पे मामला गड़बड़ कर देता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो उसका जो चेयरमैन है वो फॉर्मर सीजीआई हो, जो करंट सीजीआई है वो भी उसका चेयरमैन हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत। और यही सेम क्वेश्चन आप देखोगे सीआईएसएफ एलडीसी 2021 में, जिसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जो कि एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका चेयरमैन कौन होगा, तो इसका आंसर है अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। करंट सीजीआईओ या फिर फॉर्मर सीजीआईओ, दोनों ही यहाँ के इस पे एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, देयर शैल बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो जाहिर सी बात है जब 2 स्टेटमेंट गलत हो गई तो यहाँ पर ऑप्शन अपने आप ही डी पर चला जाएगा, ठीक है, ओनली 3 इसका आंसर है। और यहाँ पर आप कटआउट देख सकते हो, ये ऑफिशियल कटआउट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की वेबसाइट से, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द चेयरमैन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो सीजीआई हो या फिर जज हो सुप्रीम कोर्ट का, दोनों ही बन सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मेंशन है 3 मेंबर इसमें और होंगे, जिसमें जिसमें एटलीस्ट 1 मेंबर क्या होगी, विमेन होगी, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है डी, 3 ओनली स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। सो अगेन, ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का था यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अबाउट ट्राइब्यूनल, ठीक है, और ट्राइब्यूनल कौन सा है, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सबसे पहले अब तो मुझे बताओ कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो 2 स्टेटमेंट रीड करने से पहले यहाँ पे देखो, कैट सिविल सर्विसेज 2009 में पूछ रखा है, सीएपीएफ 2023 में पूछ रखा है, और भी एग्जाम्स में पूछा है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत अच्छे दे रखे हैं। सबसे पहले कैट का क्या दे रखा है, इट्स ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर अ हाई कोर्ट, जो कैट का जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट के में चैलेंज आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज द सेम पावर लाइक द हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अब जो स्टेटमेंट है ना, देखो ये पीवाईक्यू बेस्ड स्टेटमेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो ये कैट टॉपिक है ये तो रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, दिस इज अ ऑफिशियल वेबसाइट कैट की, जिसमें आप लास्ट में देखोगे, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 द ट्राइब्यूनल हैज बीन कन्फर्ड विद द पावर टू एक्सरसाइज द सेम जुरिडिक्शन एंड अथॉरिटी, सेम जुरिडिक्शन होती है, इसकी सेम अथॉरिटी होती है, किसके रिस्पेक्ट में, हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनिशियली द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल कुड बी चैलेंज बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग स्पेशल लीव पिटीशन। पहले क्या होता था, जो कैट ट्राइब्यूनल का जो भी जजमेंट होता था उसको आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कभी भी यूपीएससी पूछ लेगा कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये कहा गया था कि कैट का जो जजमेंट है आप उसको हाई कोर्ट के सामने भी चैलेंज कर सकते हो, राइट। तो वो था एल चंद्रा कुमार केस, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
तो यहाँ पे इस केस के बाद क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो और कैट के ट्राइब्यूनल, जो कैट ट्राइब्यूनल है, उसके ऑर्डर को आप वहां पर भी चैलेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर होने वाला है सी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बताओ, ये जो कैट का जो क्वेश्चन है ये कौन सी कैटेगरी का है? तो ये कैट का यार ये मॉडरेट कैटेगरी का है, ये इजीली क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो इसकी जो पीवाईक्यूज है, जो स्टेटमेंट है सॉरी, वो पीवाईक्यू बेस्ड नहीं है, राइट। और एट द सेम टाइम अब मैं तुमसे कहूंगा कि जो कैट का जो टॉपिक है ना, इसको अच्छे से कर लो, क्योंकि अब यूपीएससी पॉलिटी में देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, जिसको हम स्टेट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं, या फिर जो ट्राइब्यूनल हो, ये तीनों टॉपिक से जरूर पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि देखो, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ जाए, प्राइम मिनिस्टर से आ जाए, पार्लियामेंट से आ जाए, हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहा है यूपीएससी, इन जो बॉडीज हैं, जो पॉलिटिकल बॉडीज हैं, ठीक है, उन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग अगेन फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स। अब पहले क्या बोल रहा है, इट इज obligatory on a part of every foreigner who is in India to observe fundamental duty given in the Constitution of India. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, some fundamental rights given in the Constitution of India are available to the foreign national who are in India. ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट क्या पीवाईक्यू में पूछी हैं? यस, ये दोनों ही स्टेटमेंट पीवाईक्यू में पूछी हैं। एक है सीडीएस 2010 और एक है सीडीएस 2021। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ पे कह रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उस वो फॉरेनर को भी क्या करनी है, उन पर भी इंप्लीमेंट होती है। बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो सिर्फ एक इंडियन सिटीजन के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है, ना ही किसी फॉरेनर पर, राइट। तो इसका आंसर होने वाला है, ये स्टेटमेंट तो देखो हो गया गलत। नेक्स्ट, सम फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेनर्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। यस, अब तुम मुझे बताओगे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक फॉरेनर के ऊपर अप्लाई नहीं होते। ठीक है, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। 4-5 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आर अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन, जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, जो भारत के सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो मतलब फॉरेनर्स को अवेलेबल कराए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने? तो मीन्स यस, कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या है, फॉरेनर को अवेलेबल है। तो इसका आंसर होने वाला है ओनली बी। सिंपल सी बात है, और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। तो इस क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है मेरे दोस्त? वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन पूछा है डीपीएसपी, बहुत ज़्यादा रिपीटेड थीम है, हर बार एक ना एक या तो फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आता है, या तो डीपीएसपी से आ जाता है, या फिर दोनों से आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे डीपीएसपी रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है डीपीएसपी स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। ठीक है, अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, स्टेट की जो पॉलिसीज होती है उनको ये डायरेक्ट करता है। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स डायरेक्ट करता है, उसको डीपीएसपी बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो स्टेट की पॉलिसीज हैं वो इसी इंटेंशन से बनाई जाती हैं ताकि वो इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करे, उसको मिनिमाइज करे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लॉजिक से आप सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट, दे स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यस, ऊंच नीच को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, इक्वालिटी लेकर आता है। ये भी स्टेटमेंट हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब तो मुझे बताओगे ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, और ये दोनों ही आर्टिकल क्या है, डीपीएसपी का पार्ट है, और इसका आंसर होने वाला है सी। और यही सेम चीज़ यहाँ पे देखोगे COLDC 2021 में, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करी गई है, जो आर्टिकल 39D में है। ठीक है, 39D में है। और अब जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करोगे तो जाहिर सी बात है तुम इनकम इनइक्वालिटीज़ को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। और दिस इज अ कटआउट, ये पूरा फंडामेंटल राइट्स है, सॉरी डीपीएसपी है, सारा आर्टिकल फ्रॉम 38 टू 51। यहाँ पे देखोगे आर्टिकल 38 क्या कहता है, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो आर्टिकल 38 के थ्रू ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। सो क्वेश्चन कैटेगरी कैसी है यार, बिल्कुल दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और देखो ये जो क्वेश्चन है ये है नॉन डूएबल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये है अबाउट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है,
और ये जो मैंने तुमसे कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, ट्राइब्यूनल होता है, यूपीएससी उससे बार बार अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि अब बच्चे फंसते ही ऐसे क्वेश्चंस पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है, जो हम सीआईसी को जब अपॉइंट करते हैं तो एक कमिटी उसको रिकमेंड करती है, तो उस कमिटी में कौन कौन सा मेंबर होता है, ठीक है। अब देखो, क्या ये क्वेश्चन इस तरह का पीवाईक्यू में पूछा है? तो यस, जब तुम COLDC 2019-20 का पेपर देखोगे तो सेम क्वेश्चन पूछा है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं, तो इनकी कमिटी में कौन सा पर्सन उसमें इंक्लूड नहीं होता, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द कमिटी टू रिकमेंड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सा, जो इसमें कौन इसमें इंक्लूड नहीं होता, इसमें होता है CGI, इसमें नहीं होता। अब देखो ऑप्शन में यहाँ पे CGI दे रखा है, राइट, तो CGI को कर दो एलिमिनेट, तो मतलब 2 को हटाओ, तो 2 गया, 2 गया। अब यहाँ पे ऑप्शन या तो C या तो D। अब देखो, क्या प्राइम मिनिस्टर होता है? यस, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? 1, तो इसका आंसर होने वाला है C। कितना सिंपल है। अब तुम्हें बिल्कुल याद रखना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सबसे पहले देखो ये जो बॉडी है कौन से ये जो बॉडी है कौन से एक्ट के अंदर बनी थी, ये तुम बताओगे। और दूसरा, इनकी कमिटीज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। सो ये क्वेश्चन क्या था? देखो, नॉन डुएबल कैटेगरी क्वेश्चन था, इट्स नॉट इजी क्वेश्चन, बट विद द हेल्प ऑफ PYQs ये अपना क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही आसान क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन बिल्कुल, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन DPSP से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। किससे पूछा? ये DPSP। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। आप एक पंचायत को ऑर्गेनाइज करते हो किसी भी स्टेट में, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? सिंपल सी बात है, आर्टिकल 40 के अंदर मेंशन है, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन SOLD से 2021-22 के क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है और उनकी जो पावर्स है वो कौन से आर्टिकल में गिवन है, जिसको हम सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। इट इज एन आर्टिकल 40। सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन कैसा लगा तुम्हें? सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो क्वेश्चन है अगेन ये है नॉन डुएबल कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बिल पूछा है और उसको किस तरह से पास करा जाता है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। इट्स काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं जो आपको इजीली स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनिस्टर हैज़ टू गिव 7 days नोटिस टू इंट्रोड्यूस द बिल। क्या गवर्नमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 दिन का नोटिस लगता है? यस, इसको 7 दिन का नोटिस लगता है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना PYQ देखो, गवर्नमेंट बिल पे क्वेश्चन पूछा है, गवर्नमेंट बिल पे अगेन क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब जो गवर्नमेंट बिल है या प्राइवेट मेंबर बिल है इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगेन यूपीएससी ने क्या करा, रिपीटेड थीम से एक क्वेश्चन पूछ लिया, राइट, और क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ा दी, ये अलग बात है। सो गवर्नमेंट बिल की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मिनिस्टर, ठीक है, जो एक मिनिस्टर है वो 7 दिन का नोटिस देता है। यस, ये बात सही है। अब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि एक प्राइवेट मेंबर बिल जो एक मेंबर लेकर आता है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल एक मिनिस्टर नहीं लाके जो मेंबर्स होते हैं वो लेकर आते हैं, उनको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। सो उसके लिए कितने नंबर ऑफ डेज का नोटिस लगता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता तो अभी सर्च करो, ठीक है, पता करो और कमेंट बॉक्स में भी लिखो। Statement second, the bill cannot be included in the list of business if it is not circulated at least 3 days before its introduction. No, ये statement गलत है। Next, अभी बताऊंगा कैसे गलत है। Next, the speaker has the discretion to allow introduction without its prior circulation. Yes, ये statement बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है a bill undergoes reading in each house. Yes, जो बिल है उस पर कम से कम 3 रीडिंग लगती है ना। हमें पता है कोई भी जब बिल पास होता है तो उसकी 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें वो 3 बार मतलब उसकी 3 रीडिंग स्टेजेस होती हैं और वहाँ से वो पास होता है। तो यस, इसका आंसर होने वाला है D 1, 3 and 4। अब यहाँ पर ये देखो ये कटआउट है गवर्नमेंट PDF का, जिसमें यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस बता रखा है। सर्कुलेशन देखो, अ बिल इज सर्कुलेटेड एटलीस्ट 2 डे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में लिखा हुआ था ना, स्टेटमेंट में सॉरी, द बिल कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस इफ इट इज नॉट सर्कुलेटेड एटलीस्ट 3 days, तो यहाँ पे 3 days नहीं होगा, यहाँ पे होगा एटलीस्ट 2 days, ठीक है। दूसरी चीज, हाउएवर द स्पीकर हैज द डिस्क्रिशन, और स्पीकर के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो इस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर दे। और यही सेम चीज तुमसे यहाँ से पूछी थी कि द स्पीकर हैज द डिस्क्रिशन टू अलाउ इंट्रोडक्शन विदाउट इट्स प्रायर सर्कुलेशन। तो जो ये स्टेटमेंट सेकंड में जो बात कह रहे हैं ना कि 2 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन का एटलीस्ट तुम सर्कुलेट करोगे से, तो इस
टाइम पीरियड को वेव ऑफ कर सकता है, स्पीकर के पास ही डिस्क्रिशन होता है। और वैसे थोड़ा मतलब इसको ना थोड़ा लॉजिकली भी सोचा करो, जो स्पीकर होता है ना लोकसभा किसी भी हाउस का, वो वहाँ का एक टाइप का राजा होता है, ठीक है, वो उसी के हाथ में सारी चीज़ होती हैं। तो इस चीज़ को वेव ऑफ करना वगैरह करना, तो ऐसा कह सकते हो अगर मतलब एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है कि यस इट इज पॉसिबल फॉर अ स्पीकर कि वो ऐसे डिस्क्रिप्शन उसके पास में हो, ठीक है। तो देखो जब क्वेश्चन नहीं आया करे ना तो थोड़ा लॉजिक भी लगाना चाहिए, ठीक है। सो इसका आंसर होने वाला है डी। और इस क्वेश्चन की अगर मैं कैटेगरी बात करूँ तो इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, इट इज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स में ऐसी दे रखी थी जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन नहीं है। अब तुम्हें देखो क्या पता होना चाहिए, प्राइवेट मेंबर बिल को किस तरह से पास करते हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए प्राइवेट मेंबर बिल का। और दूसरा गवर्नमेंट बिल, ठीक है, गवर्नमेंट बिल। और दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल, इनके पास होने के तरीके और प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये तीनों बिल का तुम्हें प्रोसीजर अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से पीवाईक्यू से तुम्हें हिंट्स लेनी है कि तुम्हें अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, राइट। और जब ऐसे ही करोगे तो तुम अपनी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में कन्वर्ट कर लोगे, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये क्वेश्चन देखो, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एनालिसिस। अब यहाँ पे यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो 1948 में पास हुए थे, तो उसका आर्टिकल 6 पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन अगेन सीआई साहब 2024 में पूछा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मैं तुम्हें बस एक सिंपल सी टिप दूंगा कि अगर तुम्हारा वही अगेन सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, इन चारों एग्जाम में से कोई सा भी अगर तुम्हारा टारगेट एग्जाम है ना, तो तुम अब यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स हैं, जिनको हम यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं 1948 के, इनके आर्टिकल्स को अच्छे से कर लो, ठीक है। तो मैं इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 30 तक मिलेंगे एटलीस्ट, जो बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स हैं 1 2 6 7 8, वो तो तुम्हें एटलीस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आर्टिकल 1 ऑलरेडी पूछ रखा है, 1 पूछ रखा है, 2 पूछ रखा है, 3 पूछ रखा है, 4 पूछ रखा है, ठीक है। ऑप्शन में 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा, 6 पूछ लिया। अब देखो जो एक स्मार्ट एस्पिरेंट है वो क्या करेगा, जब उसने देखा 2000 CISF 2024 में 1 2 3 4 ऑलरेडी पूछ रखे हैं, तो वो 5 भी चेक करेगा, वो आर्टिकल 5 चेक करेगा, वो आर्टिकल 6 भी चेक करेगा, वो 7 भी चेक करेगा, ठीक है, इस तरह के। तो इसी तरह से जब अपनी वो प्रिपरेशन करेगा ना, उसके बाद जब इस तरह का क्वेश्चन जब उसके सामने आएगा टेबल पर, तो ऐसे क्वेश्चंस को वो आराम से कर जाएगा कि उसके इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, राइट टू रिकॉग्नाइज या राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज पर्सन बिफोर द लॉ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 6 कहता है। और यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से कटआउट लगाया, एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 6 कहता है। अब ये चीज़ एनडीए, सीडीएस, सीआईएसएफ या फिर ये सिविल सर्विसेज कभी भी पूछी जा सकती है, राइट। सो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, यस। अगर देखो पीवाईक्यू से नहीं होता, ये हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन होता, लेकिन पीवाईक्यू में पूछ लिया तो ये इजी कैटेगरी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। और अगेन दिस इज द रिमाइंडर ऑफ प्रथम अस्त्र। कुछ भी अगर किसी को क्वेरी चाहिए हो अबाउट प्रथम अस्त्र, तो फिर मेरे इस टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर 88602 पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और कुछ भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कुछ भी अगर रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।